हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस का पार्ट फर्स्ट देखा था। इस वीडियो में हम इसका पार्ट सेकंड देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के क्या टूल्स हैं, मींस हम इस टेक्निक के अंदर क्या क्या यूज़ करते हैं, कौन से टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ वी नो from the foregoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tools, that is restriction enzyme, polymerase enzyme, ligase, vectors and the host organism। तो हम इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं। हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, क्योंकि हमें अपने डिज़ायरेबल जीन को कट करवाना है, इसलिए हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें डीएनए का रेप्लिकेशन कराना है। लाइगेज हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें जॉइंट करवाने हैं अपने जो प्लाज्मिड होता है उससे डिज़ायरेबल जीन को। वेक्टर ही आपका प्लाज्मिड होता है जो एज ए कैरियर का काम करता है आपके डिज़ायरेबल जीन के लिए। और होस्ट ऑर्गेनिज्म हमें क्यों चाहिए बेटा? क्योंकि हमें उस अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करता है फॉर क्लोनिंग। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज इन डिटेल। तो चलो हमें समझना है इन सभी को डिटेल में। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो व्हाट इज़ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? तो हम देखेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका क्या करते हैं, आपका जो जीन है उसको कट करने में हेल्प करते हैं। ये न्यूक्लियस क्लास के अंदर आपके दो टाइप के आते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक होता है एंडोन्यूक्लियस, एक होता है आपका एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, और एक होता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडो क्या करता है? विद इन डीएनए कट करता है, और एक्सो एंड ऑफ द डीएनए आपके डीएनए को कट करता है। तो चलिए देख लेते हैं। इन द ईयर 1963 द टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated. One of these added methyl group to DNA while the other cut DNA. The latter was called restriction endonuclease. तो हमने क्या देखा है कि 1963 में दो एंजाइम्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? आपके बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकने के लिए। ठीक है, इस हमें पता है कि जो इकोलाई है, इकोलाई में आपका जो बैक्टीरियोफेज है वो इन्फेक्शन करता है, इसको हम बैक्टीरिया ईटर भी बोलते हैं। तो इकोलाई में आपके दो एंजाइम ऐसे हैं जो इस बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकते हैं। कैसे? जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो डीएनए को कट करता है। किसके डीएनए को? बैक्टीरियोफेज के डीएनए को। तो बैक्टीरियोफेज के डीएनए को स्पेसिफिक साइट से आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर देता है, लेकिन वो फिर इकोलाई के डीएनए को कट क्यों नहीं करता? बैक्टीरियोफेज के डीएनए को तो कट कर देता है, इकोलाई के डीएनए को कट इसलिए नहीं करता क्योंकि इकोलाई के डीएनए पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है आपका मिथाइलेज एंजाइम, जिसकी वजह से सिर्फ ये दूसरे के डीएनए को ही कट करता है, अपने डीएनए को कट नहीं करता। ठीक है, तो बाद में इसका नाम क्या रखा गया आपका? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है HIND2, whose functioning depend on a specific DNA nucleotide sequence, was isolated and characterized 5 years later. It was found that HIND2 always cut DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair. This specific base sequence is known as the recognition sequence. तो हम क्या देखते हैं, जो HIND2 आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये डीएनए को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पर ही कट करता है, और उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। फॉर HIND2, बिसाइड HIND2, टुडे वी नो more than 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strains of bacteria. तो HIND2 को छोड़कर आप देखते हैं कि आज 900 से भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट हो चुके हैं, और कितने स्ट्रेन से हमने इनको आइसोलेट कर दिया है? 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से हम इतने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट कर चुके हैं। ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और ये सब कैसे कट करते हैं हमारे डीएनए को? एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर।
The convention for naming these enzyme is the first letter of the name comes from the genus and the second two letters come from the species of prokaryotic cell from which they were isolated. तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि हम इको मतलब जो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम रखते हैं वो कैसे रखते हैं। तो हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपका इकोराई नाम है, ठीक है, इकोराई आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो ई है, ई आपके जीनस को बताता है। ई क्या बताता है? जीनस, जीनस एस्चेरेशिया। CO आपके स्पीशीज़ बताता है। स्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ है आपकी कोलाई। आर क्या बताता है? आर बताता है स्ट्रेन कि बैक्टीरिया का कौन सा स्ट्रेन है। और आई क्या बताता है? आई बताएगा कि ये जो रोमन नंबर, मतलब ये जो फर्स्ट है, ये रोमन नंबर क्या बताता है? रोमन नंबर्स फॉलोइंग द नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया के स्ट्रेन से जो ये एंजाइम को आइसोलेट कर रहे हैं, मतलब ऑर्डर बताता है। रोमन नंबर एंजाइम के आइसोलेशन का में ऑर्डर बताता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बीइंग टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये किससे बिलोंग करता है? एक लार्जर एंजाइम की क्लास से जिसका नाम है न्यूक्लियस। दीज आर ऑफ टू काइंड्स, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द DNA, whereas endonucleus make cuts at specific position within the DNA। तो जो एक्सोन्यूक्लियस है वो कैसे कट कर रहा है? एंड ऑफ द DNA से, मतलब DNA के एंड से कट करवाता है। और आपका एंडो विद इन द DNA, ठीक है, ये स्पेसिफिक पोजीशन होती हैं जो हमारे ये न्यूक्लियस एंजाइम कट करवाते हैं। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ ए DNA सीक्वेंस वंस इट फाइंड्स its specific recognition sequence. It will bind to the DNA and cut each of the two strands of the double helix at specific points in their sugar phosphate backbone। तो बेटा यहाँ हमें पता है कि DNA की जो बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट से बनी है। कैसे? हमें पता है कि DNA की मोनोमर यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आपस में काफ़ी न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं और DNA का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से आपके DNA जुड़ते जाते हैं। तो DNA में न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस। तो क्या हमारी बैकबोन कैसी है DNA की? शुगर और फॉस्फेट से। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये DNA से बाइंड करता है और कट करता है इसके स्ट्रैंड को। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसे हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक का क्या मतलब है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है कि दोनों साइड से जब उसको पढ़ा जाता है तो सेम ही हम उसको रीड करते हैं। फॉर एग्जांपल से बताया है, जैसे डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोमिक आर? दीज आर ग्रुप ऑफ letters that form the same words when read both forward and backward। फॉर एग्जाम्पल मलयालम। मलयालम में हम देखते हैं ना, हम चाहे इसको फॉरवर्ड पढ़ें चाहे बैकवर्ड पढ़ें एक ही तरह से नाम निकल कर आता है। फॉर एग्जाम्पल MALAY, इधर से पढ़ें तब भी MALAY। तो फॉरवर्ड पढ़ो चाहे इसको बैकवर्ड पढ़ो, आपको सेम वर्ड दिख रहा है, सेम वर्ड सुनाई देता है, लिखने में भी सेम दिख रहा है। एज अगेंस्ट ए वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन। द पैलिंड्रोम इन DNA is a sequence of base pair that reads same on the two strands when orientation of reading is kept the same। For example, the following sequence reads the same on the two strands। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, हमें दो स्ट्रैंड दिखते हैं। एक आपका क्या दिख रहा है? आपका दिख रहा है 5 to 3 डायरेक्शन, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, एंड रीड 3 to 5 डायरेक्शन। तो इस टाइप से दिखा आपको। जैसे हम यहाँ देखते हैं GATTC, इधर से पढ़ रहे हैं GATTC, ठीक है, फॉरवर्ड पढ़ा हमने GATTC, बैकवर्ड पढ़ें
TTC, ठीक है, GAA-TTC फॉरवर्ड पढ़ो चाहे बैकवर्ड पढ़ो, GAA-TTC, तो ये क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो इस तरह से हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करवाता है। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ DNA लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे कट करवाता है, जो ये हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये कट करवाता है DNA के स्ट्रैंड से थोड़ा सा, मतलब जो सेंटर में पैलिंड्रोमिक साइट दिखती है उसके कुछ सेंटर से थोड़ा सी दूरी पर कट करवा देता है। बट बिटवीन द सेम टू बेसेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड दिस लीव सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन एट द एंड देयर आर ओवरहैंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड। तो स्टिकी एंड का क्या मतलब है, चलिए हम डायग्राम से ऊपर देखते हैं। स्टिकी एंड क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे स्टिकी एंड जनरेट होता है। ये हमारा वेक्टर हो गया, वेक्टर मतलब हमारा प्लाज्मिड, ये हमारा प्लाज्मिड है, और ये है हमारा फॉरेन DNA मतलब हमारा डिज़ायरेबल जीन, जिसको हमें इस प्लाज्मिड से मर्ज कराना है, इसको इसके साथ बाइंड करवाना है, क्योंकि जब तक ये हमारा फॉरेन DNA इस वेक्टर से बाइंड नहीं कर जाएगा तब तक ये रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि रेप्लिकेशन के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए, हमें ऑराई साइट चाहिए, और वो होती है वेक्टर के पास, आपके जीन के पास नहीं है। तो वेक्टर्स के साथ जब ये बाइंड कर जाएगा तो इसको ऑराई साइट से ये भी बाइंड कर जाएगा आपका जीन, और रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, हमारे जीन की कॉपी बननी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए हम अपने फॉरेन जीन, जो हमारे डिज़ायरेबल जीन है, उसको इस वेक्टर के साथ हमें बाइंड करवाना है। लेकिन हमें बाइंड कैसे करवाएंगे, हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उससे जब हम कट करवाएंगे तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें पता है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस से कट करेगा, जिससे कि वो इस तरह से कट करता है, ओवरहैंग स्ट्रैंड क्रिएट करवाता है। ओवरहैंग मीन्स दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा कि जो इकोराई है आपका, जो इकोराई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये इकोराई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, ये इकोराई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके G और A सिर्फ इन दो बेसिस के बीच कट करता है, ग्वानिन और एडेनिन, हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये सिर्फ G और A के बीच ही कट करवा रहा है। तो जब इसने यहाँ से कट करवाया तो हमें यहाँ पर क्या दिखा, यहाँ पर और यहाँ हमें ओवरहैंग स्ट्रैंड दिखे। ओवरहैंग का क्या मतलब है, ओवरहैंग का मतलब है कि कुछ स्टिकी एंड इसने निकलवा दिए, जिसकी वजह मतलब क्या होगा कि दोनों सेम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गए। तो अब ये क्या करेंगे, इधर फॉर एग्जांपल TTA हमें स्ट्रैंड है हमारे पास, और यहाँ का स्ट्रैंड गायब है। तो हमें पता है इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर भी नाइट्रोजनस बेस सेम हमारे बाइंड कर जाएंगे। तो यहाँ TTAA ओवरहैंग स्ट्रैंड है, तो इसके अपोजिट में कॉम्प्लीमेंट्री क्या बाइंड करेंगे, AATT, जो कि यहाँ हमें दिख रहा है हमारे फॉरेन जीन के अंदर, फॉरेन DNA के अंदर। तो इस तरह से ओवरहैंग क्रिएट किए गए हैं, इसे ही हम स्टिकी एंड बोलते हैं, कि आपके ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं दोनों, और ये आपस में फिर बाइंड कर जाएंगे, किसकी हेल्प से, ये दोनों बाइंड कर जाएंगे आपके लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। लाइगेज एंजाइम इन दोनों को बाइंड करवा देगा, और अब ये हमारा क्या बन गया, हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन है। इस तरह से ये ओवरहैंग क्रिएट करवाएगा, और ये कॉम्प्लीमेंट्री आपस में बाइंड कर जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट DNA हमारा बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ DNA लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट के थोड़ा सा दूर, सेंटर से थोड़ा सा दूर कट करवा देगा, बट बिटवीन द सेम टू बेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड। अपोजिट स्ट्रैंड ये जो है बाइंड कर जाएंगे। द लीव सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन एट द एंड दे आर ओवरहैंग स्ट्रेचेस कॉल्ड, ओवरहैंग जो क्रिएट करवाए उनको हम स्टिकी एंड कहते हैं। दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड ये फॉर्म करते हैं विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं तभी ये आपस में फिर बाइंड कर जाते हैं। द स्टिकनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम DNA लाइगेज।
तो इसके बाद क्या होता है, डीएनए लाइगेज की हेल्प से हम जो ये स्टिकी एंड्स होते हैं ये आपस में बाइंड कर जाते हैं, दोनों प्लाज्मिड का और फॉरेन डीएनए का। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या करा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या यूज़ करवाया, आपका डीएनए का रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करवाया। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को जो हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए का फॉर्मेशन के लिए, विच आर कंपोज ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स जीनोम्स। ठीक है, when cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have the same kind of sticky end and these can be joined together end to end using DNA ligase। तो जब हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराते हैं तो इससे क्या हो जाता है, हमारा जो फ्रेगमेंटेड डीएनए मिलते हैं उनके पास स्टिकी एंड आ जाते हैं, जो कि किसकी हेल्प से ज्वाइन कर जाते हैं, आपके डीएनए लाइगेज, जो कि इस डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है कि ये आपका फॉरेन डीएनए है, ये आपके वेक्टर है, ये कट करवाया है स्पेसिफिक साइट से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस प्लाज्मिड को, और यहाँ से ये हमारा जीन है, इससे बाइंड कर जाएगा और आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपना सेल के अंदर। सेल डिवाइड करके क्लोनिंग कर लेगा आपके जीन का। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब हमने ये तो देख लिया कि किस तरह से आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, जो आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से जो हम कट करवाते हैं अपने डिज़ायरेबल जीन को, तो उसको कैसे आइसोलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपका डीएनए है, इस डीएनए के अंदर हमारा एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, हमारा एक जीन है, मतलब ये हमारा डिज़ायरेबल जीन है जो कि हमको चाहिए। अब हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से इस जीन को कट करवा देंगे। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम इस जीन को कट करवा लेंगे, तो ये हमें जीन इस टाइप से मिलेगा। इसके अलावा इसके आसपास और भी हमें फ्रेगमेंटेड पार्ट मिलेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने यूज़ करवाया तो हमें इस तरह से फ्रेगमेंटेड डीएनए मिल गए। अब हम इनको कैसा आइसोलेट करें इससे अपना जीन, काफ़ी सारे यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो पढ़ लेते हैं एक बार हम। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis। तो जो हमने ये डीएनए को कट किया है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, जिसकी वजह से आपके फ्रेगमेंटेड डीएनए हमें मिले हैं, तो अब इन फ्रेगमेंट्स से हम जो क्या करें, अपना डीएनए जो फ्रेगमेंट है उसको हम कैसे सेपरेट करें, तो हम एक टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो इस टेक्निक को हम कैसे यूज़ करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे फ्रेगमेंटेड डीएनए हमारे पास हैं, अब हम क्या करते हैं, इस टेक्निक को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, हमें एगारोज जेल लेना पड़ेगा। एगारोज लेना पड़ेगा, ये हमें सीवीड से मिल जाएगा। ठीक है, एगारोज हमें सीवीड मतलब समुद्र में जो ग्रासेस वगैरह होती हैं उनसे हमें, समुद्र की ग्रासेस से एगारोज हमें मिल जाएगा। ये पाउडर फॉर्म में होता है, इसे हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करा लेते हैं और कुछ टाइम बाद उसको ऐसे रखेंगे, तो वो मतलब जब उसको गर्म कर देंगे और जब वो ठंडा होता है आपका एगारोज, तो ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जेल हमें मिल जाता है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, तो इन टूल्स के अंदर हम इस जेल को ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपका टूल है, इसके अंदर यहाँ हमने अपना जेल रख लिया। अब हम क्या करेंगे, जेल हमने रख लिया, हमारे पास एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है
इस स्ट्रक्चर से हम यहाँ पर वेल्स बना लेंगे अपने जेल में। तो जेल में हमारे वेल्स क्रिएट हो जाएंगे इस टाइप से। वेल्स क्रिएट हो गए इस कॉम्ब से। जब वेल्स क्रिएट हो जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, पिपेट की हेल्प से, पिपेट होता है जिसमें हम अपना सैंपल फिल करते हैं। सैंपल क्या था आपका? सैंपल था आपके फ्रेगमेंटेड डीएनए, ठीक है, जहाँ पे आपका जीन भी था। तो अब हम क्या करेंगे, पिपेट की हेल्प से इन फ्रेगमेंटेड डीएनए को इन वेल्स में फिल करेंगे। लेकिन वेल्स में तो हम फिल कर देंगे, डीएनए तो ट्रांसपेरेंट है, हमें नहीं दिखेंगे। हम क्या करते हैं, पहले इन फ्रेगमेंटेड डीएनए को डाई का यूज़ कर लेते हैं इनके ऊपर, ठीक है। डाई कौन सी यूज़ करेंगे? इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड डाई हम इसमें यूज़ कर लेंगे। ये कैसी होती है? ऑरेंज कलर का हमें डीएनए दिखाती है। जब यूवी रेडिएशंस देंगे हम यहाँ पर, तो ऑरेंज कलर के हमें डीएनए शो होंगे। तो डीएनए को हमने इस डाई से ट्रीट करवा लिया। अब हमने पिपेट की हेल्प से इन डीएनए को यहाँ पर फिल कर दिया। डीएनए फिल हो गए। अब यहाँ पर एनोड लगा दिए जाते हैं। एनोड हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें यह इलेक्ट्रिक करंट देना होता है इसमें, आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में। तो यहाँ पर हमने एनोड लगा दिए। तो हम देखते हैं कि डीएनए होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। डीएनए कैसा है आपका? नेगेटिव चार्ज हमारा डीएनए होता है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट इसको देते हैं, तो ये नेगेटिव डीएनए आपके पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करने लगते हैं, टुवर्ड्स द एनोड। आपके डीएनए मूव करने लगते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो आपके स्मॉल डीएनए होते हैं वो फास्टर मूव करते हैं, और जो आपके लार्जर डीएनए होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारी टेक्निक काम करती है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस चलता है। इसमें हम क्या देखते हैं कि किस तरह से हम डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट करते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। Since DNA fragments are negatively charged molecule, they can be separated by forcing them to move towards the anode under an electric field through a matrix. Nowadays, the most commonly used matrix is agarose, which is natural polymer extracted from a seaweeds. The DNA fragments separate according to their size through sieving effect provided by the agarose gel. Hence, the smaller the fragment size, the farther it moves. The separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide, followed by exposure to UV radiation. You cannot see pure DNA fragment in the visible light, and without staining, you can see bright orange colored bands of DNA in ethidium bromide state जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट। तो हमने क्या देखा, जो हमने डीएनए फ्रेगमेंट जो सेपरेट किए थे उसकी स्टेनिंग करवा दी इथिडियम ब्रोमाइड डाई से, और जब यूवी रेडिएशन में हम उसको एक्सपोज करते हैं तो हमें ऑरेंज कलर के हमारे डीएनए दिखते हैं। हम विजिबल लाइट में नहीं करवा सकते, विजिबल लाइट में हमें डीएनए नहीं दिखेंगे। और अगर ना तो अगर मतलब विदाउट स्टेनिंग, अगर विजिबल लाइट में हम इन फ्रेगमेंट्स को देखेंगे तो हमें नहीं शो होंगे। ये हमें कब दिखेंगे? जब हम इथिडियम ब्रोमाइड डाई से इसको स्टेन करवाते हैं और यूवी लाइट से एक्सपोज करते हैं। तो इस तरह से जो हमारे डीएनए हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमें हमारा डिज़ायरेबल जीन दिख जाता है इस एगारोज जेल में, क्योंकि हमने पहले बोला था कि जो स्मॉलर साइज़ के होते हैं फ्रेगमेंट वो मूव करते हैं तेज़ी से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उस जेल को कट कर लेंगे, और कट करने के बाद हम अपना डिज़ायरेबल जीन निकाल लेंगे। इस टेक्निक को बोलते हैं इल्यूशन। और उसके बाद उसके लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर के साथ उसको कंबाइन करा देंगे और अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवा लेते हैं।